Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Ancient Indian History, we discussed about Tamra Pashanik Sanskriti. Now, continuing the previous topic, विविध सांस्कृतिक स्थल। प्रागैतिहासिक भारत के कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो हड़प्पा संस्कृति के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन स्थलों में नाल संस्कृति, कुल्ली संस्कृति और सोथी संस्कृति महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित नाल संस्कृति स्थल की खुदाई 1925 में की गई। यहाँ के घर स्थायी नदी से प्राप्त गोल पत्थरों या निकटवर्ती पहाड़ियों से काटे गए विशाल शिलाखंडों से बनाए जाते थे। यहाँ के मृद भांडों में कुछ का मुँह सकरा और आधार तस्तरी नुमा है। इन पर मछली और जंगली बकरी की प्राकृतिक आकृतियाँ बनी हुई हैं। फेयर सर्विस के अनुसार नाल की बस्तियाँ जल संग्रहण और संरक्षण की एक कारगर प्रणाली का अनुसरण करती थी। कुल्ली संस्कृति कुल्ली, मेही, निंदोवारी और नियानी बूथी शहर में उद्घाटित थी। यहाँ अनेक कमरों वाले पत्थर के घर प्राप्त हुए हैं। निंदोवारी में बस्ती के बीच में सीढ़ीदार घरों का एक समूह है। मृदभांड कुल्ली मृदभांड के प्रकार के हैं। मातृ देवी की मृण मूर्तिकाएँ, साँड़ की 2 चित्रित मूर्तिकाएँ और 2 सैंधव मोहरे भी मिली। एडिथ शहर में सीढ़ीदार चबूतरों की पूरी श्रृंखला देखने को मिलती है। राजस्थान के घग्गर हाकरा क्षेत्र में सोथी का उत्खनन A.N. घोष ने 1952 में किया था। इसे उन्होंने सैंधव सभ्यता का ऊपरी स्तर बताया। इसके मृदभांड कोटी दीजी के मृदभांडों से मेल खाते हैं। यह संस्कृति जलीलपुर, हड़प्पा, कालीबंगा, कोनाल, बनवाली आदि से भी देखने को मिली। वर्तमान में इन्हीं संस्कृतियों से सिंधु सभ्यता का उद्भव माना जाता है। लौह युग। भारत में ताम्र पाषाण के समाप्त होते होते ग्रामीण बस्तियां बस चुकी थीं, लेकिन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन लोहे के साथ हुआ। विश्व के संदर्भ में लौह युग लगभग 1300 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। भारत में लोहे का साक्ष्य 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में इसके प्रयोग के साक्ष्य गंगा यमुना दोआब, उत्तरी राजस्थान और पंजाब से प्राप्त हुए हैं, जबकि दक्षिण में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे का प्रादुर्भाव हुआ। हाल ही में सोनभद्र जिले में राजा नल के टीले और स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि उसके निकटवर्ती क्षेत्र प्राचीन काशी और औध के वाराणसी जिले में लोहे का इस्तेमाल 1500 ईसा पूर्व में होता था। इस प्रकार लोहे की प्राचीनता को 500 वर्ष और पहले 1500 ईसा पूर्व कर दिया है। हाल के वर्षों में लौह युग के आरंभ का संबंध चित्रित धूसर मृदभांड से स्थापित किया गया है, जिनमें सबसे पहले अहिच्छत्र के उत्कृष्ट मृदभांडों और उसके बाद हस्तिनापुर के मृदभांडों का उल्लेख किया जाता है। एक नवीन गणना के अंतर्गत ऐसे लगभग 725 स्थलों की सूची दी गई है, जहां उत्खनन के दौरान या धरातल पर इस प्रकार के मृदभांड मिले। उत्खनित लौहयुक्त स्तर अहिच्छत्र आलमगीरपुर, अंतरजी खेड़ा, हस्तिनापुर, मथुरा, रोपण, सरदारगढ़, श्रावस्ती, नूह, कांपिल्य और जखेड़ा में मिले हैं। लेकिन हरियाणा और पंजाब में दधेरी, भगवानपुरा, नागर और कटपालोन जैसे कुछ स्थलों से सिंधु सभ्यता के तुरंत बाद लौह रहित काल से इस मृदभांड का संबंध प्रतीत होता है। अतः इन मृदभांडों का संबंध लौह अवस्था से कैसे लगाया जाए, यह एक यक्ष प्रश्न है। अब हम इसके बाद अगली यूनिट में प्रवेश करते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, जिसको हम जानते हैं
हड़प्पा सभ्यता के नाम से। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी और वैविध्यपूर्ण कहानी का प्रारंभिक बिंदु है। वर्षों पहले तक हम मानते थे कि हमारी संस्कृति की शुरुआत वैदिक युग से होती, लेकिन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज ने इस बात को झुठला दिया और हमारी सभ्यता और संस्कृति को 1000 वर्ष अधिक प्राचीन होने का गौरव प्रदान किया। हाल ही के शोधों के आधार पर इस सभ्यता का काल और पहले लगभग 3500 ईस्वी पूर्व माना जाने लगा है। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी। जब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे, तब दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की और राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। हिंदू सभ्यता के निम्नलिखित नाम रखे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल ही खोजा गया था। सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास अधिक केंद्रित थे, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया, परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों से भी स्थलों की खोज होने से अब इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम यह नहीं रह गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता। सन 1947 ईस्वी के भारत के विभाजन के समय तक इस सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया, लेकिन अब लगभग 1400 बस्तियों का पता चल चुका है, जिसमें केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई है, जबकि 1100 बस्तियां सिंधु और गंगा के बीच के मैदान में स्थित है, जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी। अब यह सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं, बल्कि सरस्वती और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, जो सिंधु और गंगा के बीच में स्थित था। इसलिए कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं और कुछ तो केवल सरस्वती सभ्यता ही कहना पसंद करते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधी वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, अतः इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरी क्रांति। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय। कालक्रम या काल निर्धारण कैसे करते हैं। सिंधु सभ्यता का कालक्रम निर्धारित करना एक जटिल कार्य है। इनकी लिपि का उद्वाचन न हो पाना इसे जटिलतर बना देता है। प्रारंभ में इसका काल निर्धारण प्रमुख रूप से मेसोपोटामिया में उर और किस स्थलों पर प्राप्त हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया। अनेक विद्वानों ने इस सभ्यता के निम्न कालक्रम सुझाए हैं। 3500 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व। यह कालक्रम रेडियो कार्बन विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसके 3 चरण हैं। पूर्व हड़प्पाई चरण में लगभग 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व। परिपक्व हड़प्पाई चरण में लगभग 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व। उत्तर हड़प्पाई चरण में लगभग 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व। लगभग 1900 ईस्वी पूर्व के बाद हड़प्पाई सभ्यता की एक रूपता कमजोर हो गई और प्रादेशिक रूपांतर उत्पन्न होने लगा। सिंधु सभ्यता का यह कालक्रम सर्वाधिक मान्य है। कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इससे पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। दूसरी है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। ये कालक्रम सर मार्टिमर व्हीलर द्वारा निर्धारित किया गया है। चूँकि मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के काल 2350 ईस्वी पूर्व में सिंधु सभ्यता का व्यापार चरम अवस्था में था, अतः इसकी निम्न सीमा 2500 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई। 1500 ईस्वी पूर्व से ऋग्वेद का काल प्रारंभ होता है, अतः यह इसकी उच्च सीमा है। 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व यह कालक्रम श्री D.P. अग्रवाल द्वारा निर्धारित किया गया है। उनके मतानुसार 1750 ईस्वी पूर्व से इस सभ्यता का पतन आरंभ हो गया और
1500 ईस्वी पूर्व तक आते आते यह सभ्यता विनष्ट हो गई। 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व सर जॉन मार्शल, जिन्होंने मोहनजोदड़ो में व्यापक उत्खनन कार्य किए थे, ने यह कालक्रम निर्धारित किया है। उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया कि इस अवधि को सिंधु सभ्यता के पूरे उत्थान और पतन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व यह काल मैक के द्वारा निर्धारित किया गया है। इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कराया था। 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व यह कालक्रम SS वत्स द्वारा निर्धारित किया गया है। इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन कार्य करवाया था। 2900 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व यह डेल्थ द्वारा निर्धारित कालक्रम है। उन्होंने कोटिदजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोजदी सहित दक्षिण एशिया के अनेक समकालीन स्थलों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला। सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित प्रजातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, यह सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। संप्रति यह मध्य भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में विद्यमान है। भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सिंधु सभ्यता का निर्माता इस प्रजाति को ही माना जाता है। इस समय यह प्रजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है। सुनीति कुमार चटर्जी नामक भाषाविद ने यह सिद्ध किया है कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों की ब्राहुई भाषा और दक्षिण की भाषाओं तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में काफ़ी समानता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप ये लोग दक्षिण चले गए थे। मंगोलाइड, इस प्रजाति के लोग विशेषकर उप हिमालयी प्रदेश में पाए जाते हैं, जिनमें सिक्किम, असम, भारत, म्यांमार का सीमांत क्षेत्र, चटगांव की पहाड़ी क्षेत्र प्रमुख है। कुछ लोग पश्चिमी हिमालय के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। अल्पाइन, इस प्रजाति के लोग विशेषकर सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य गंगा और निम्न गंगा मैदान में भी पाए जाते हैं। उद्भव। सिंधु सभ्यता के उद्भव में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस सभ्यता के अवशेष जहाँ कहीं भी मिले वे अत्यंत विकसित अवस्था में ही मिले, अतः इसके आदि और अंत का पता ही नहीं चल पाता। इतिहासकारों में इस सभ्यता के उद्भव को लेकर सामान्यतः दो मत है, विदेशी उद्भव का मत और स्वदेशी उद्भव का मत। विदेशी उद्भव के मत की बात करें तो इसको मानने वाले इतिहासकारों में मार्शल, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर और डी कौशाम्बी प्रमुख हैं। इन लोगों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ और वहाँ से इस सभ्यता के तत्व मिस्र होते हुए यहाँ पहुँचे। क्रेमर का मानना है कि 2400 ईस्वी पूर्व में सुमेरियाई लोग भारत आए और यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप अपनी संस्कृति में परिवर्तन करके सिंधु सभ्यता का विकास किया। गार्डन चाइल्ड का मत है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने नवीन पृष्ठभूमि में अपनी संस्कृति का आरोपण किया, जिससे द्रुत गति से इसका विकास हुआ। HD सांकलिया के अनुसार बलूचिस्तान से प्राप्त होने वाले चबूतरों जो ऊपर की ओर जाने पर सकरे हो जाते हैं, इसमें मेसोपोटामिया से प्राप्त जिगूरत में समानता है, अतः ये एक ही राजतंत्र से प्रेरित है। परंतु यदि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की बारीकी से तुलना की जाए तो पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। सैंधव नगर जाल की तरह बुने थे। यहाँ के मकानों में अधिकांशतः पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ जल निकासी प्रणाली अत्यंत उन्नत अवस्था में थी और लिपि चित्राक्षर थी। इसके विपरीत मेसोपोटामियन नगर बेहतरीन बने थे। उनमें ज़्यादातर कच्ची ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। उनकी लिपि किलाक्षर है। मेसोपोटामिया के नगरों में मंदिरों के प्रमाण है, जबकि सिंधु सभ्यता में इसका कोई प्रमाण नहीं। अतः कहा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया के लोगों का कोई योगदान नहीं। स्वदेशी उद्भव का मत देखें तो इस मत को मानने वालों में फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, आलचिन दंपति, SR राव, DP अग्रवाल प्रमुख हैं। इन विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव ईरानी, बलूच और सिंधु संस्कृतियों और भारत की स्थानीय संस्कृतियों से हुआ। फेयर सर्विस के अनुसार बलूचिस्तान की नाल, कुल्ली, राना घुंडई
और सिंध की आमरी कोटिदीजी के प्राक हड़प्पन ग्रामीण संस्कृतियों से इस सभ्यता का उदय हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार अमलानंद घोष ने अपने शोधे से यह सिद्ध कर दिया कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित सोधी संस्कृति से ही इस सभ्यता का उद्भव हुआ है। उन्हें सुरकोटदा से सिंधु संस्कृति और सोथी संस्कृति के अवशेष साथ साथ मिले। इसी तरह कालीबंगा से मिले पूर्व सिंधु संस्कृति के अवशेष सोधी से मिले अवशेषों के समान पाए गए। प्रसिद्ध इतिहासकार आलचिन और डी.पी. अग्रवाल ने लिखा है कि सोथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं थी, बल्कि सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप थी। सिंधु संस्कृति और सोथी संस्कृति दोनों के मृदभांडों पर एक ही समान पीपल के पत्तों का चित्रण है। उनके मृदभांडों पर रस्सी के निशानों में भी समानता है। दोनों जगह छल्लेदार घोड़े वाले बर्तन प्राप्त हुए। अतः कहा जा सकता है कि सीधी संस्कृति से ही सिंधु सभ्यता का उदय हुआ। संप्रति यही मत विद्वानों में भी मान्य है। विस्तार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंधु में मुख्यतः सिंधु घाटी में पाता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ। सन 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन के समय इस सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था। पिछले 50 वर्षों में किए गए अनुसंधान कार्यों ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। अब इस संस्कृति के भिन्न भिन्न चरणों से लगभग 1400 बस्तियों की खोज की जा चुकी है। इनमें 925 बस्तियां भारत में और 475 बस्तियां पाकिस्तान में। इसमें भी केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी गंगा के बीच के मैदान में स्थित है, जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी, जो आजकल लुप्त हो गई है, और लगभग 250 बस्तियां भारत में सरस्वती नदी प्रणाली के परे पाई गई थी, जिनमें से कुछ गुजरात में और थोड़ी सी महाराष्ट्र में। वर्तमान 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में इसका विस्तार मिलता है। हालांकि पूरे अफगानिस्तान में इसका प्रसार नहीं था, परंतु 2 महत्वपूर्ण स्थलों मुंडीगाक और शुर्तुगुई में इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। पाकिस्तान में मुख्यतः 3 क्षेत्रों दक्षिण बलूचिस्तान, सिंधु और पंजाब प्रांत में इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। दक्षिण बलूचिस्तान में इसके प्रमुख स्थल सुतकांगेडोर, सोतकाको, डाबरकोट और बालाकोट थे। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चानूदड़ो, जुदेर-जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और अली मुराद प्रमुख स्थल थे। पंजाब प्रांत में सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा था। इसके अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला और चक पुरवाने अन्य स्थल थे। भारत में जम्मू प्रांत में मांडा, पंजाब में रोपड़, कोटले निहंग खान, चक छियासीबाड़ा, संघोल और डेर मजरा, हरियाणा में बनवाली, मिताथल, सिसवल, बखावली, राखीगढ़ी और बालू। उत्तरी राजस्थान में इसके 2 दर्जन पुरास्थल मिले हैं, जिसमें गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा सबसे महत्वपूर्ण है। वस्तुतः राजस्थान के समस्त सिंधु सभ्यता स्थल आधुनिक गंगानगर जिले में ही स्थित हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हिंड नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है, जबकि सहारनपुर जिले में बड़ा गांव तथा हुलास प्रमुख स्थल है। गुजरात के क्षेत्र को 2 भागों कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में बांटा जा सकता है। कच्छ की खाड़ी में 3 प्रमुख स्थल है, देसलपुर, सुटकोटदा और धौलावीरा। खंबात की खाड़ी के स्थलों में लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास, पाटन, भगतराव, नागेश्वर, कुंतासी, मेघम, शिकारपुर प्रमुख हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में गोदावरी तट पर दैमाबाद से कुछ ठिकरे मिले और जिन पर सिंधु लिपि के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है, जबकि सबसे दक्षिणी स्थल मांडा से 1400 किमी दूर गोदावरी के तट पर दैमाबाद है। इसका सबसे पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे स्थिर सुतकांगेडोर है एवं सबसे पूर्वी स्थल इससे 1600 किमी दूर मेरठ में हिंद नदी के किनारे आलमगीरपुर है। इस सिंधु संस्कृति में 1300 किलोमीटर समुद्र तट था। आज का लेक्चर यहीं तक। आज के लेक्चर में वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपको लेक्चर कैसा लगा।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हिस्ट्री के, हड़प्पा संस्कृति के चारों जो छोर हैं उसकी मैपिंग के थ्रू भी एक डायग्राम ड्रा कर दूंगा और इम्पॉर्टेंट नोट्स भी दूंगा। उसको डाउनलोड करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉम्ट एरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बराबर कॉम्ट एरिया वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। कॉम्ट एरिया पर नित्य नियमित बहुत से रोचक लेक्चर्स आते रहेंगे। यूपी SSC PET, यूपी PCS और ऑल स्टेट PCS के लिए बहुत ही रोचक भारतीय प्राचीन इतिहास के ये बहुत ही आकर्षक लेक्चर सीरीज़ चल रही है। इसमें बहुत से क्वेश्चन लाइव होंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार की जितनी परीक्षाएं हैं उसमें हमारे लेक्चर्स बहुत ही प्रभावी होंगे। इसलिए लेक्चर्स को ध्यान से सुनें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, लेक्चर्स का लाभ लें, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें, एक एक प्लांट लगाएं, वातावरण को हरित रखें, नदियों का संरक्षण करें और पर्यावरण को खुशहाल बनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कॉम्ट एरिया लेक्चर्स को नियमित देखते रहें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना गाइडलाइंस का भरपूर पालन करें, वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं। कॉम्ट एरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।